क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया कैसे बनी? इंसानी सभ्यता यहाँ तक कैसे पहुंची? या फिर ये कहे कि कब इंसान को ये यकीन हुआ कि उसकी किस्मत का फैसला ग्रीक गॉड्स के हाथों में नहीं बल्कि खुद उसके हाथ में है? तो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे इस ऑडियो बुक समरी में। तो आइए शुरू करते हैं समरी अगेंस्ट द गॉड्स, द रिमार्केबल स्टोरी ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क की एक अनोखी कहानी, जिसे लिखा है पीटर एल बर्नस्टीन ने। तो इस समरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप जानेंगे कि संभावनाओं की, रिस्क लेने की और जुआ यानी गैम्बलिंग की शुरुआत कैसे हुई। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सब एक दूसरे को कितनी गहराई से अफेक्ट करते हैं। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि गैम्बलिंग किस फॉर्म में शुरू हुआ था और इंसानियत पर इसका किस हद तक और कैसा असर पड़ा। इस समरी में आप उन महान लोगों के बारे में भी जानेंगे जो कि बहुत दूर की सोच रखते थे और जिन्होंने ऐसी नींव रखी जो आज हमारी संभावनाओं और रिस्क फैक्टर के नॉलेज का बेस है। तो क्या आप टाइम ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, लेकिन उससे पहले एक खास बात कि दोस्तों हमने इस बुक को सिर्फ समराइज किया है। इसके द्वारा बोला गया कोई भी विचार हमारा नहीं है। तो प्लीज आप इसे ओपन माइंड से सुने। और आइए अब इस जर्नी को शुरू करते हैं। टू 1200 यानी कि शुरुआत से गैम्बलिंग, जिसे हम आम तौर पर दांव लगाना या जुआ भी बोलते हैं, हमेशा से ही ह्यूमन हिस्ट्री का एक पार्ट रहा है। बल्कि यूं कह सकते हैं कि ये रिस्क टेकिंग का सबसे पुराना तरीका है। कहा जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उस वक्त पॉन्टियस पायलट के सैनिकों ने शर्त लगाई थी कि जीसस का चौगा कौन लेगा। ये भी कहा जाता है कि अर्ल ऑफ सैंडविच ने सैंडविच इसीलिए बनाया था ताकि उन्हें अपनी गैम्बलिंग टेबल से उठना ना पड़े। क्या आपको नहीं लगता है कि जीतना कितना एक्साइटिंग है? हम जब किसी भी तरह की शर्त लगाते हैं या जुआ खेलते हैं तो हमें लगता है कि किस्मत हमारा साथ देगी, और अगर हमारा तुक्का सही लग जाए तो हम और बड़ा रिस्क लेने को भी तैयार रहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो भी हम ये सोचकर दांव लगाते रहते हैं कि ये नहीं तो अगला वाला दांव तो हम जीत ही जाएंगे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि गैम्बलिंग की शुरुआत आखिर हुई कैसे? जानकारों का मानना है कि भेड़ या हिरण के पैर की हड्डी, जिसे एस्ट्रेगैलिस बोला जाता है और जो देखने में चौकोर होती है, शायद इसे इंसान ने पहली बार खेलने के लिए इस्तेमाल किया होगा। मॉडर्न समय में इसे आमतौर पर डाइस या पासा के रूप में जाना जाता है। इस बात के सबूत इजिप्ट के पिरामिड की दीवारों पर बनी पेंटिंग से मिलते हैं, जिसमें लोगों को एस्ट्रोगैलिस से खेलते हुए दिखाया गया है। यही नहीं, ग्रीक सिविलाइजेशन में भी जानवरों की हड्डियों को डाइस बनाने में यूज किया जाता था। इस बात का सबूत फूलदानों पर बनी तस्वीरों से मिलता है, जिसमें आदमियों को एक छोटे से गोले में हड्डी फेंकते हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं कसीनो की, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गैम्बलिंग गेम है। इसके अलावा हॉर्स रेस और डॉग रेस भी काफी पॉपुलर है, जहां काफी बड़े बड़े दांव लगाए जाते हैं। ये सारे गेम्स इस बात का सबूत है कि रिस्क लेना या खतरा मोल लेना सदियों से इंसान की फितरत रही है। दरअसल ग्रीक सिविलाइजेशन में माना जाता था कि इस दुनिया की शुरुआत ही गैम्बलिंग से हुई। ज्यूस, पोसाइडन और हेडीज तीन गॉड थे जो भाई थे। उन्होंने डाइस रोल करके आपस में दुनिया को बांट लिया था। ज्यूस ने स्वर्ग लिया, पोसाइडन को समुद्र का राज मिला और हेडीज को अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक मिला। इस बात से पता चलता है कि पुराने वक्त से ही ग्रीक लोगों को गैम्बलिंग का कितना शौक था। उनका इतिहास एक राज है और उन्होंने प्रोबेबिलिटीज यानी कि संभावना स्टडी करने की शायद ही कभी कोशिश की हो। ग्रीक लोगों को अपने सवालों का जवाब पाना और उसके पीछे लॉजिकल एविडेंस ढूंढना अच्छा लगता था। इसके बावजूद उन्हें फ्यूचर के बारे में जानने की ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसका एग्जाम्पल ये है कि वो किसी बात को प्रिडिक्ट करने के लिए लॉजिक की बजाय ऑरिकल्स के पास जाते थे। इसके पीछे वजह ये थी कि ग्रीक्स अपने गॉड्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे और ये मानकर चलते थे कि उनकी तकदीर गॉड पहले ही लिख चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके गॉड जूइस की कही बात उनके लिए फाइनल डिसीजन होती थी, यानी गॉड के फैसलों में दखल देने का मतलब था सजाए मौत। हमारे पूर्वज फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। उन्हें सिर्फ दो चीजों से मतलब था, एक तो सरवाइव करना यानी किसी तरह जिंदा रहना,
और दूसरा बच्चे पैदा करना। पर यह भी सच है कि अगर वो लोग हंटिंग और फिशिंग के अलावा बाकी चीजों के बारे में सोचते तो सरवाइव कैसे करते। लेकिन सभ्यता के विकास के साथ ही संभावनाओं की अहमियत भी बढ़ती चली गई। जब ईसाई धर्म तेजी से फैल रहा था तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि उनके बिहेवियर से उनके स्वर्ग में जाने के ज्यादा चांस है या नरक में जाने के। अब लोग अपने फ्यूचर को लेकर के भी कई तरह की संभावनाओं के बारे में सोचने लगे थे। क्रिश्चियनिटी को दुनिया के हर कोने तक फैलाने के लिए धर्म युद्ध किए गए। ईसाइयों ने अरबों से मुकाबला किया जो हिंदू नंबर सिस्टम सीख रहे थे। हिंदू नंबर सिस्टम की बदौलत दुनिया की हर सिविलाइजेशन में काफी बड़े बदलाव आए। अब गिनती करना बेहद आसान हो गया था और साथ ही इससे टाइम ट्रेवलिंग और आर्किटेक्चर का एकदम सटीक अनुमान लगाने में भी काफी मदद मिली। रेनेसांस पीरियड के दौरान रिस्क और संभावनाओं को सबसे ज्यादा अहमियत मिली। लोग अब इस बात पर यकीन करने लगे थे कि ऊपर वाला उनकी किस्मत का फैसला नहीं करता, बल्कि वो खुद अपनी किस्मत के जिम्मेदार है। हम जैसा करेंगे हमें रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। इस दौर के आते आते लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे थे। इस जर्नी में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1200 टू 1700, 1000 आउटस्टैंडिंग फैक्ट्स, यानी कि 1000 आउटस्टैंडिंग सच। रेनेसांस एक ऐसा टाइम था जिसमें इंसान की नॉलेज काफी बढ़ी। आर्ट से लेकर के मैथमेटिक्स तक हर फील्ड में सुधार हुआ। आज आप अपनी हिस्ट्री बुक्स में जितने भी महान लोगों के बारे में पढ़ते हो वो सब रेनेसांस पीरियड के ही थे। और उन्हीं में से एक थे लुका पैचियोली। लुका इटली के महान मैथमेटिशियंस में से एक थे। उनका सबसे फेमस वर्क है उनकी किताब सुम्मा डे एरिथमेटिक, जियोमेट्रिया एट प्रोपोर्शनैलिटा। सुम्मा में बेसिक अलजेब्रा की जानकारी के अलावा 60 इंटू 60 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल्स है। अब क्योंकि नंबर सिस्टम उन दिनों एकदम नया नया था तो खास तौर पर रेनेसांस पीरियड में ये सारे टॉपिक्स बड़े काम आए। हमें ये याद रखना चाहिए कि संभावनाओं यानी कि प्रोबेबिलिटीज या रिस्क कैलकुलेट करने जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी। तो लुका जैसे लोगों ने ही हमारे लिए उस रास्ते की नींव रखी थी जिस पर आज हम चल रहे हैं। रेनेसांस के दौर का एक और इंसान है जो बदकिस्मती से उतना फेमस नहीं हो पाया। गिरोलामो कार्डानो पेशे से फिजिशियन था, लेकिन गिरोलामो को अपनी डॉक्टरी की इज्जतदार पेशे की वजह से नहीं बल्कि अपनी गैम्बलिंग के शौक की वजह से पहचान मिली। उसे गैम्बलिंग का इतना शौक था कि उसने इस पर एक किताब ही लिख डाली। इस बुक का नाम है लिबर डे लूडो एलिया, जिसे बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस भी कहते हैं। एलिया बुक में डाइस के गेम का जिक्र आता है और इसमें गिरोलामो ने यह भी बताया है कि गैम्बलिंग की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। यही वजह है कि यह ऑफिशियली पहली किताब मानी गई है जिसमें प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना और स्टैटिस्टिक्स पर गंभीरता से लिखा गया है। हालांकि इस किताब में एक बार भी गिरोलामो ने प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं किया है, बल्कि उसने चांसेस वर्ड यूज किया है क्योंकि गैम्बलिंग में खेलने वालों को कई ऐसे चांसेस मिलते हैं जहां उन्हें अपनी हार या जीत का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वक्त के साथ साथ प्रोबेबिलिटी के मायने भी बदलते गए। लिबनीज नाम के एक जर्मन स्कॉलर ने प्रोबेबिलिटी को एक ऐसी चीज बताया है जो एविडेंस और रीजन से तय होती है। इसका एक और मतलब है यानी आपके अंदाजे किस हद तक सही निकलेंगे उसे प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। गिरोलामो के वक्त में प्रोबेबिलिटी को इंसान के दमखम या रिस्क लेने की हिम्मत से जोड़कर देखा जाता था, यानी किसी बात या घटना के होने का आपको किस हद तक यकीन है। पर गिरोलामो ही वो पहला आदमी था जिसे लगता था कि प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिक्स की नजर से देखा जाना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी को ना सिर्फ मापा जा सकता है बल्कि एकदम सही अनुमान भी लगाया जा सकता है। हालांकि गिरोलामो उस हद तक कभी पहुंचा ही नहीं। वो जानता था कि प्रोबेबिलिटी को लेकर के उसकी सोच किसी इन्वेंशन से कम नहीं है। इसीलिए उसने इस पर लिबर डे लूडो एलिया नाम से बुक लिख दी जो उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। गिरोलामो ने यहां तक कहा था कि सिर्फ उसकी डिस्कवरी की वजह से ही लोग 1000 आउटस्टैंडिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। बेशक गिरोलामो गैम्बलिंग के पीछे के फैक्ट्स की बात कर रहा था। और इसी के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं 1700 टू 1900, मेजरमेंट अनलिमिटेड। एक और महान इंसान जिसने रिस्क और प्रोबेबिलिटी को आपस में जोड़कर देखा था।
स्विस मैथमेटिशियन डैनियल बर्नोली था। रिस्क अब एक ऐसा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बन चुका था जो इंटेलेक्चुअल से स्टडी करती थी। क्या आपको नहीं लगता जब गैम्बलिंग में ज्यादा रिस्क होता है तो और मजा आता है? बर्नोली ने ना सिर्फ इस सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी किया था, बल्कि उसने इसे ह्यूमन बिहेवियर से भी जोड़ा। कोई इंसान किस हद तक रिस्क लेने को तैयार होता है। एक अमीर और फेमस फैमिली से बिलोंग करने वाले बर्नोली कमाल के इंसान थे। वो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी और रिस्क में माहिर थे। उनका मानना था कि कोई इंसान अपनी संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी को कितनी अहमियत देगा, ये एक क्रूशल फैक्टर पर डिपेंड करता है। यूटिलिटी या यूजफुलनेस वो क्रूशल फैक्टर है जो हमेशा एक इंसान के दिमाग में रहती है। बर्नोली के टाइम पर एंटोनी अर्नोल्ड नाम के एक राइटर ने उसके आइडिया के खिलाफ आर्ग्यूमेंट दिया था। अर्नोल्ड ने पॉइंट किया कि जो लोग बिजली और तूफान से डरते हैं उन पर ही बिजली गिरने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों को पता है कि बिजली गिरने का चांस बहुत ही कम है, तो फिर क्यों वो तूफान से इतना डरते हैं? दूसरे शब्दों में कहे तो कैसे लोग बेहद कम प्रोबेबिलिटी के बेस पर अपने ऊपर बिजली गिरने से डरते हैं। चांसेस कम है ये जानते हुए भी कि लोग डरते हैं। क्या ये बेवकूफी नहीं है? पर बर्नोली के पास इसका जवाब था। रिस्क और प्रोबेबिलिटी भापने के हम सबके अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोगों को खुद पर बिजली गिरने का डर सताता है, बेशक चांसेस ना के बराबर हो। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तूफान में भी बिना किसी डर के बाहर निकलते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी काफी कम है तो उन्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? ये तो बस अपना अपना तरीका है कि आप रिस्क या प्रोबेबिलिटी को किस नजर से देखते हैं। अब जैसे कुछ लोगों को लगता है कि एक खास बिजनेस में अगर एक छोटी रकम इन्वेस्ट करने से पैसा कमाने के थोड़े बहुत भी चांस है तो उन्हें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। जबकि कुछ लोग बड़ी शुरुआत करना पसंद करते हैं। वो किसी बिजनेस में काफी पैसा लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा प्रॉफिट। तो रिस्क लेने का सबसे अलग नजरिया होता है। बर्नोली अपने टाइम से कहीं आगे की सोच रखता था। उसके सोचने का तरीका बड़ा ही एडवांस और इम्प्रेसिव था। ये कॉन्सेप्ट भी उसी के दिमाग का आइडिया था कि इंसान रिस्क फैक्टर के बारे में सोचते हुए डिसीजन लेता है। एक रैशनल वर्ल्ड में हम सब गरीबी के बजाय अमीरी चूज करेंगे। हालांकि हमें और अमीर होने से रोका जाता है क्योंकि हम पहले ही अमीर हो चुके हैं। इमेजिन करो कि आपकी सारी दौलत ईंटों का एक ढेर है। फाउंडेशन पर आपने सारी बड़ी ईंटें लगाई है। जैसे जैसे आपकी दौलत बढ़ती जाती है ईंटें छोटी होती जाती है और आपकी दौलत का भंडार एक पिरामिड जैसा लगता है। आप टॉप की एक ईंट निकालकर उसकी जगह एक छोटी ईंट रख लेते हो, पर आपको पहले जैसी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। यानी आप एक ईंट का भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल में गैम्बलिंग और रिस्क लेते टाइम इंसान की फितरत कुछ ऐसी ही होती है। उसे जरा सी भी हार बर्दाश्त नहीं होती, बल्कि यूं कहे कि हम अपनी हार पचा ही नहीं पाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए इमेजिन करते हैं कि दो लोग शर्त लगा रहे हैं। एक आदमी ने सिक्का उछाला और शर्त लगाई कि हेड्स होगा, और जबकि दूसरे को लगता है कि टेल्स होगा। दोनों में से हर एक के पास 100-100 डॉलर है और उन दोनों ने शर्त में $50 और जोड़ दिए। अब उन दोनों के जीतने के 50-50 चांसेस है और उनमें से एक $150 लेकर घर जाएगा। अब इस तरह की शर्त में एक आदमी जरूर हारेगा और भी बहुत से लोग हारते हैं। $50 का नुकसान हारने वाले को काफी बुरा लगता है, जबकि $50 का प्रॉफिट विनर के लिए कोई बड़ी डील नहीं होती। एक और एग्जाम्पल है सर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी के बीच चूज करना। मान लीजिए कि आपको चांस मिलता है कि या तो $25 ले लीजिए या फिर एक गेम खेलिए जिसमें आपके 50% जीतने के चांस है, पर 50% आप हार भी सकते हो। अब अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप $25 लेकर घर जा सकते हो। कम से कम ये तो सर्टेन है ना? लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रिस्क लेना ही थ्रिलिंग लगता है, बल्कि वो रिस्क लेने के लिए मौके ढूंढते हैं। तो क्या आप रिस्क लेने वालों में से है या रिस्क से बचने वालों में से? वैसे आप इस बारे में सोचिए, तब तक हम इस जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1900 टू 1960 क्लाउड्स ऑफ विगनेस एंड द डिमांड फॉर प्रिसीजन। मतलब ये कि पुराने वक्त के महान लोगों जैसे कि लुका पचौली, गिरोलामो कार्डानो, डेनियल बर्नोली के ग्रेट आइडियाज ने इंसानियत की तकदीर ही बदल कर रख दी थी।
और आज हम प्रोबेबिलिटीज को एकदम सही सही नाप सकते हैं। अब तो हम रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं, और अगर बर्नौली जिंदा होते तो उन्हें ये देखकर बहुत खुशी होती। हमारे साथ जब कुछ अच्छा होता है तो हम तुरंत उसे अपना गुड लक समझ लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ऐसा होने के पीछे बड़ी या छोटी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। हालांकि अगर सच में लक जैसी कोई चीज है तो क्या कारण और इफेक्ट बेकार है? लक रेंडमनेस पर डिपेंडेंट है, यानी लक एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन रिस्क लेकर के हम यही सोचते हैं कि चाहे जो भी हो, लक हमारे फेवर में होगा। हम अपनी फिंगर्स क्रॉस करके उम्मीद करते हैं कि हम लकी है, पर इसके बावजूद किस्मत का आखिर मतलब क्या है? पियर साइमन लैपलेस, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन, बार बार इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे। उनके हिसाब से कॉज और इफेक्ट से किसी चीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है जब दूर दूर तक कॉज का कहीं पता ना हो। जब हमें कोई कॉज नहीं मिलता तो उसे हम किस्मत समझ बैठते हैं, पर यह गलत सोच है। लैपलेस ने कहा था कि यह किस्मत का काम नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी है और कुछ नहीं। इस पॉइंट को और सही ढंग से समझाने के लिए उन्होंने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया था। मान लो कि एक बोतल में कागज की पर्चियां हैं जिनमें 0 से 1000 तक नंबर लिखे हैं। आपको इसमें से एक पर्ची निकालने को बोला जाता है तो आप एक पर्ची निकालते हो जिसमें 1000 लिखा है। आप हैरान हो जाते हो, पर आप सोच सकते हो कि आपकी 1000वीं पर्ची निकालने की प्रोबेबिलिटी थी। अब ये बताइए कि 457वीं पर्ची निकालने की आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? काफी कम, शायद। तो लेपलेस इस एग्जाम्पल से पॉइंट करते हैं कि कोई इवेंट जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, उतने ही ज्यादा लोगों को कारण के सबूत की, प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई आदमी आपसे कहे कि उसने 457वीं पर्ची निकाल ली है तो आपको सबूत मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप शायद अपना सर खुजलाते हुए ये सोचे कि वो आदमी लकी है। वैसे एक और मैथमेटिशियन जिसने कॉज और इफेक्ट और रैंडमनेस पर काफी स्टडी की थी वो थे एक फ्रेंचमैन, जूल्स हेनरी पाइनकेयर। उनके हिसाब से हम सबके साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कॉज है। हालांकि हम सारे कारण को पिन पॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ मामूली इंसान हैं, और ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास एक बेहद पावरफुल और डिवाइन माइंड हो। अब क्योंकि हर चीज के पीछे एक कॉज है तो पॉइंटकारे मानते थे कि रैंडम लगने वाली घटनाएं भी रैंडम नहीं होती। इनके पीछे भी कोई ना कोई छोटी सी वजह जरूर होती है। एक कोन जिसे टिप पर बैलेंस किया गया हो, यानी उसके अपेक्स पर गिर सकता है अगर जमीन समतल ना हो तो। अगर ऐसा नहीं है तो भी कोन किसी भी वक्त गिर सकता है, हवा के झोंके से या जमीन पर हल्की सी भी आहट होने से। तो पाइन केयर इसे लोगों से भी लिंक करके देखते हैं जो या तो बारिश की उम्मीद कर रहे हैं या फिर सनशाइन की। इन लोगों को लगता है कि ये प्रार्थना करना बेकार है कि साइक्लोन उन्हें हिट ना करे, क्योंकि साइक्लोन आने के सिर्फ 1/10 चांस है। पर जैसा कि सब जानते हैं कि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। साइक्लोन किसी रैंडम से शहर को अचानक कभी भी हिट कर सकता है। बेशक साइक्लोन के बारे में पहले से प्रिडिक्शन किया जा सकता है, अगर लोग इसके होने के 1/10 चांस पर भी थोड़ा अटेंशन दे तो। पाइंटियर के हिसाब से कोई भी इवेंट चाहे कितना ही रैंडम या मामूली क्यों ना लगे, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण होता है। बस आपको गहराई में सोचकर इसके पीछे की वजह ढूंढनी है। और इसी वजह को ढूंढने के लिए हम जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं डिग्रीज ऑफ बिलीफ, एक्सप्लोरिंग अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी और रिस्क के मामले में इंसान अक्सर क्या करते हैं? क्या हम रैशनल एक्ट करते हैं और उस प्रोबेबिलिटी को चूज करते हैं जो हमें बेस्ट सूट करती है, या फिर हम आंखें बंद करके वही करते हैं जो हमें सही लगता है? तो साइकोलॉजिस्ट ने रैशनैलिटी के डिफरेंट मॉडल्स स्टडी किए हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जो लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, चाहे वो रिस्की हो या नहीं। ऐसा ही एक मॉडल है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। ये थ्योरी डैनियल कानमैन और एमोस ट्रेविस्की ने डेवलप की थी, जो कि 1950 के दशक में इजरायली आर्मी का एक हिस्सा थे। उन्होंने इस थ्योरी पर काम करना क्यों शुरू किया था, उसके पीछे की वजह थी कानमैन के एक्सपीरियंस से। उन्होंने ट्रेविस्की को एक लेक्चर के बारे में बताया था जो उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स को दिया था। उन्होंने ट्रेविस्की को एक लेक्चर के बारे में बताया था जो उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स को दिया था। कानमैन ने कहा था कि स्टूडेंट्स को सजा देने से ज्यादा उन्हें रिवॉर्ड देना कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है।
हालांकि कानमैन की एक स्टूडेंट ने हाथ उठाकर बोला कि ये सच नहीं है। स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया कि उसने भी एक बार फ्लाइट ट्रेनीज को सिखाया था, और जब उसने ट्रेनीज को एक खास सेशन पर उनकी तारीफ की थी तो उसे एक पैटर्न नजर आया। उसने जिन लोगों की पहले तारीफ की थी वो नेक्स्ट टाइम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, और जिन्हें उसने क्रिटिसाइज किया था वो अगली बार अच्छा परफॉर्मेंस देते थे। तो कानमैन और ट्रेविस्की की ये थ्योरी बताती है कि हम हमेशा अच्छा या बुरा परफॉर्म नहीं कर सकते। हमने पहले अच्छा किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे भी अच्छा ही करेंगे। अपने हर काम में हम पेंडुलम की तरह आगे पीछे होते रहेंगे, कभी अच्छा तो कभी बुरा। नेचर का लॉ भी यही कहता है। हम हमेशा मीन को लेकर रिग्रेस करते रहेंगे। हमारी परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। आपकी एक स्किल का लेवल होता है और आपकी सारी परफॉर्मेंसेस उसी के आसपास रहती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आज आपने काफी अच्छी डांस परफॉर्मेंस दी है, तो हो सकता है कि कल आप सब गड़बड़ कर दो। और ये भी मुमकिन है कि फर्स्ट टाइम आपने बहुत ही बुरा डांस किया, पर शायद अगली बार आप और बेहतर करो। तो कानमेन और ट्रेविस्की के रिग्रेशन को मीन तक इग्नोर करना लोगों की खराब डिसीजन मेकिंग स्किल के पीछे की एक वजह है। लोग पास्ट पर इतना डिपेंड रहते हैं कि उसी के बेस पर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हालांकि पास्ट हमेशा हेल्प करता है, पर इसके बेस पर ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में भी सेम चीजें होंगी। हालांकि इस गलती के लिए हम खुद को ब्लेम कर सकते हैं। लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और हम हमेशा जितना हो सके इसे सही ढंग से जीने की कोशिश करते हैं। और हमारा यही मिशन है कि हम हर चीज सही करें, पर अक्सर हम गलत फैसले कर लेते हैं। तो जब भी आप फ्यूचर के बारे में सोचो तो हमेशा कॉन्सेप्ट ऑफ मीन पर भरोसा रखो, क्योंकि लाइफ हमेशा सेम नहीं रहती। इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। और इसी लाइन के साथ पहुंच गए हैं हम इस समरी के कंक्लूजन तक। तो भाई मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने इस समरी में गैम्बलिंग के बारे में जाना, और ये भी जाना कि गैम्बलिंग की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की। कसिनो और हॉर्स रेसिंग खेल में जहां बड़ी बड़ी रकम दांव पर लगाई जाती है, इन सब की शुरुआत जानवर की हड्डी से हुई थी, जिसे हम आम तौर पर डाइस के नाम से जानते हैं। रोमन्स, इजिप्शियंस और ग्रीक्स सिविलाइजेशन के लोग जुआ खेलने और मनोरंजन के लिए डाइस का इस्तेमाल किया करते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में भी इस बात का जिक्र है कि ज्यूस और उनके भाइयों ने डाइस खेलकर इस बात का फैसला किया था कि कौन दुनिया के किस हिस्से पर राज करेगा। हालांकि बात जब प्रोबेबिलिटी की आती है, संभावना की आती है, तो ग्रीक्स इस मामले में कमजोर थे। उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनका फ्यूचर क्या होगा। दरअसल उनका मानना था कि उनकी किस्मत ऊपर वाला पहले ही लिख चुका है। पर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, लोग और ज्यादा सिविलाइज्ड होते गए। प्रोबेबिलिटीज को सीरियसली लिया जाने लगा। खास तौर पर रेनेसांस पीरियड के दौरान प्रोबेबिलिटीज की तरफ लोगों का ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। कार्डानो, लुका और बर्नोली जैसे महान लोगों ने प्रोबेबिलिटी के फील्ड में काफी ज्यादा स्टडी की। और इस समरी से आपने ये भी सीखा कि प्रोबेबिलिटीज और रैंडमनेस का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। पियर साइमन लेपलेस ने कहा था कि इंसान खुद ब खुद किस्मत पर प्रोबेबिलिटी के ज्यादा चांसेस जोड़ देता है, क्योंकि इसे समझना ज्यादा आसान है। कई बार हमारे अंदर इतना सब्र नहीं होता कि हम ये जानने की कोशिश करें कि कोई महान घटना कैसे घट गई। इसी दौरान जुल्स हेनरी पाइन केयर ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि हमारा माइंड इस बात को समझने में नाकाम रहता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह है। जब किसी घटना को देखकर आप खुद को लकी समझने लगे, तो एक बार उसे ध्यान से स्टडी करके देखना। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके पीछे एक गहरी वजह छुपी है। आपने समरी में प्रोस्पेक्ट थ्योरी के बारे में भी पढ़ा। ये थ्योरी डिसीजन मेकिंग के टाइम इंसानी फितरत को समझने की कोशिश करती है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी हमें बताती है कि हम हमेशा अपने पास्ट बिहेवियर से फ्यूचर की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, और ना ही ये बता सकते हैं कि जो पहले हुआ वही आगे भी सेम होगा। हम हमेशा मीन को रिग्रेस करेंगे, और कई बार हमारे फेवर में ये हो भी सकता है या नहीं। प्रोबेबिलिटीज कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ स्टैटिशियन और स्टॉक ट्रेडर्स को स्टडी करनी चाहिए। सच तो ये है कि प्रोबेबिलिटी के बारे में जानने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि फायदा ही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज हो जो आपको हासिल करने में इम्पॉसिबल लगती हो, पर इस समरी को जानने के बाद में आप ये जानेंगे कि जिंदगी में इम्पॉसिबल यानी कि असंभव कुछ भी नहीं है।
आपकी सक्सेसफुल होने की एक छोटी सी संभावना, एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं जरूर है। तो अपने चांसेस स्टडी करके ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपको रिस्क कब लेना चाहिए। ग्रीक्स की तरह ये मानकर मत बैठ जाइए कि किस्मत ऊपर वाले ने लिखी है, बल्कि ये यकीन रखो कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है और जो आप चाहते हो वो आपको जरूर हासिल होगा। और इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आपकी राय हमें जरूर बताएं।